हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ यस विनायक, क्या पूछ रहे थे पूछो। सर जैसे कि कोई भी एक नेटवर्क आईडी हम लोग लेके काम कर रहे हैं सर। नेटवर्क आईपी है, मान के चल रहा है क्लास ए का 10.0.0.0 और उसके अंदर सर हम 2 to the power 24 होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं ना सर। बिल्कुल। तो सर एक नेटवर्क आईडी के अंदर सर जितने भी होस्ट कनेक्ट होंगे उनको जो आईपी एड्रेस अलॉट होगा, क्या वो सर प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा कि या जो उसमें पब्लिक होगा सर? तो सर प्राइवेट आईपी एड्रेस तो सर किसी नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट करता है सर, तो फिर प्राइवेट का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? अभी कुछ और रिक्वेस्ट भी है पब्लिक प्राइवेट को लेके, सबनेटिंग को लेके, तो एक साथ सब हम लोग डील कर लेंगे अभी, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट, हम जो पब्लिक की बात करते हैं तो उस एड्रेस की बात करते हैं जो हमको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो हमको इश्यू होता है, वो जो मिलता है, वो जब चाहे जो एड्रेस हमको जो खाली रहेगा डायनेमिक है तो हमको वैसा एड्रेस हमको मिलेगा, ठीक है। और हमको ये पता है कि हम जब नेटवर्क की बात करते हैं तो हम लोग नेटवर्क का शुरुआत से इसी बात से किए थे कि हमको रिसोर्स शेयर करना है, हमको रिसोर्स शेयर करना है। तो इंटरनेट भी उसी तरह का एक रिसोर्स है जिसको शेयर करना है, ठीक है। तो हम एक आईपी एड्रेस हम खरीदे एक आईपी एड्रेस हमको सब्सक्राइब किए हमको, तो हमको मिला पब्लिक आईपी, ओके। पब्लिक आईपी हमको अभी प्राइवेट आईपी का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये पब्लिक आईपी से हम एक सिस्टम चला रहे हैं, एक सिस्टम अगर हम चला रहे हैं तो हमको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हमको पब्लिक आईपी जो मिलेगा वो सीधे आके एक मॉडेम या राउटर ऐसा में लग जाएगा और वहां से एक तार निकलेगा और मेरे सिस्टम में आ जाएगा, ओके। तो हाँ, तो ये जो सिस्टम है तो वो जो राउटर लगा हुआ है मेरे यहाँ, जो आईएसपी ने लगाया है, वो हमारा गेटवे है। बाहर का जो नेटवर्क है, बाहर का जो ट्रैफिक है, उसी गेटवे से होके हमको यहाँ आने वाला है, ठीक है। ये दोनों, वो गेटवे और मेरा सिस्टम, ये दोनों एक छोटे से नेटवर्क का पार्ट है, छोटे से नेटवर्क का पार्ट है। तो अगर हम उसको बोले कि उसको अगर मान लो उसके अंदर कॉन्फ़िगर किया गया है क्लास सी का, तो 198.162 और 0.1 जो होगा वो गेटवे का डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस हो जाएगा, और उसके बाद वाला जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो इस सिस्टम का एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो उस राउटर से हम और हम कनेक्शन करना चाहें तो क्या होगा? अगर हम 10 और सिस्टम जोड़ दें और 10 सिस्टम का एक प्राइवेट नेटवर्क हम बनाते हैं अपना घर के अंदर का, ठीक है, और सारा का सारा जो है उस राउटर से, उस गेटवे से कनेक्टेड है और सब उस नेटवर्क को शेयर करने वाला है, ठीक है। तो वो जो नेटवर्क होगा वो तो मेरा अपना है, वो मेरा अपना है। हम उसको जिस क्लास का चाहें उस क्लास का नंबर दे सकते हैं जो वैलिड है। सर एक बार और इसको बस रिपीट कर दीजिएगा जो बोले अभी। जैसे मान लो कि हम बोले एक राउटर रखा हुआ है जिसको हम गेटवे बोल रहे हैं, उससे मेरा सिस्टम कनेक्टेड है, उससे मेरा सिस्टम कनेक्टेड है। और हम ये जब हम इंटरनेट चला रहे हैं तो वो राउटर जिसको गेटवे बोल रहे हैं, जो डिफॉल्ट गेटवे, वो और मेरा सिस्टम एक छोटा सा नेटवर्क बना रहे हैं। हम जब भी यहाँ से डेटा सेंड करेंगे, पैकेट सेंड करेंगे, तो डिफॉल्ट गेटवे को जाएगा, वहां से आगे जाएगा, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क हो गया। तो हमारे ये जो डिफॉल्ट गेटवे है उसका जो आईपी होगा, मान लो हम बोलते हैं ये क्लासिक का एक लेते हैं प्राइवेट वाला, तो 192.168.0.1 उसका हो गया।
और मेरा हो गया 2। अब कह रहे हैं क्या कि हम अपने घर में 10 और सिस्टम लगाना चाहते हैं और 10 सिस्टम पे हम इंटरनेट चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम 10 सिस्टम को हम उससे कनेक्ट करेंगे डायरेक्टली। उतना तो पोर्ट होगा नहीं, अगर नहीं है तो हम स्विच लगा के कनेक्ट कर लेंगे। तो स्विच लगाए, स्विच से हम 10 सिस्टम और कनेक्ट कर लिए। अब वो 10 सिस्टम का आइडेंटिटी क्या होगा, वो नेटवर्क में अपने आप को क्या बोल के डेटा भेजेगा। ठीक है, हम तो आईएसपी से एक आईपी एड्रेस करते हैं जो डिफॉल्ट गेटवे मिला है हमको। ओके, तो वो हमको जो आईपी मिला है वही आईपी हम सब लोग शेयर करने वाले हैं। 10 सिस्टम वो और एक सिस्टम ये, टोटल 11 सिस्टम, ये सब वही आईपी शेयर करने वाले हैं, पब्लिक आईपी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम सारे सिस्टम को नेटवर्क के अंदर का जितना सिस्टम है सबको वो पब्लिक आईपी नहीं दे सकते। वो पब्लिक आईपी सारे सिस्टम को अगर हम दे देंगे तो कितना कंफ्यूजन होगा। तुम सोचो कि हम कोई डेटा सेंड कर रहे हैं तो हम अपने सोर्स एड्रेस में वही आईपी दे सकेंगे पब्लिक वाला, और वही पब्लिक आईपी 10 को दिए हुए हैं, वो 10 सिस्टम भी वही काम करेगा। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि पोर्ट के आधार पे हम पहचान लेंगे, लेकिन मान लो 2 या 3 पोर्ट सब जगह खुला हुआ है। HTTP हम ब्राउजर खोले हुए हैं, 2 जगह 3 जगह और ब्राउजर खुला हुआ है, तो अब कैसे डिसाइड होगा। एप्लीकेशन भी सेम है, पोर्ट भी सेम है, आईपी एड्रेस भी सेम है। तो पोर्ट डेटा कहने का जाएगा मतलब सर वापस जिससे आएगा तो कैसे डिस्टिंग्विश होगा, तो सिस्टम ए का है कि सिस्टम बी का है, सिस्टम सी का है। ठीक है, तो वो जो प्राइवेट नेटवर्क के अंदर हम लोग आईपी देते हैं, मेरा जो गेटवे है, जो राउटर है, उसको कॉन्फ़िगर कर देंगे कि भाई 192.168.0.1 से लेके कहाँ तक देना है, क्लास सी का वो दे देंगे। तो जैसे ही नेटवर्क में कोई सिस्टम, जैसे ही हम अपना cat5 लगाएंगे, ठीक है, ये DHCP को कनेक्ट करेगा 0000 करके, और हमको वहाँ से आईपी एड्रेस मिल जाएगा। वो आईपी एड्रेस से मिलेगा, वो प्राइवेट वाला मिलेगा। हम जो डेटा सेंड करेंगे वो प्राइवेट आईडी को सोर्स करके सेंड करेंगे। प्राइवेट और पब्लिक आईपी के बीच में डेटा जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होगा वो परफॉर्म होगा, नेट ट्रांस होगा। और इस 11 सिस्टम के बदले 11 सिस्टम को जब डेटा बाहर जाएगा तो ये काम उस राउटर का है जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करेगा, और वो टेबल मेंटेन करेगा कि कौन सा होस्ट का पैकेट गया है, और उसको जो पैकेट रिटर्न आएगा तो उसको देखेगा। ठीक है, इसके लिए नेट मिनट है, मास्किंग का यूज होता है, और इस तरह का कि तब हम कह सकते हैं कि 2 सिस्टम सेम पोर्ट भी चल रहा है, जो 2 सिस्टम पे सेम पोर्ट भी है, तब भी वो नेट के थ्रू डिस्टिंग्विश कर लिया जाएगा। ठीक है, यस सर। अच्छा, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है कि अगर हम घर में 4 सिस्टम पे इंटरनेट चलाना है तो 4 हम कनेक्शन लें, 4 कनेक्शन हम लें, जबकि हमको एक ही कनेक्शन में इतना बैंडविड्थ मिल रहा है तो चारों को उसी के साथ हम चला सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि बैंडविड्थ बहुत कम होता, अगर चारों नहीं चल पाता, ऑल द 4 सिस्टम के लिए वो इनफ बैंडविड्थ नहीं था, तो हमको अलग अलग आईपी लेना पड़ता, और अलग अलग आईपी लेना पड़ेगा। इसका मतलब आईएसपी को जो रेंज मिला है उस रेंज में से एक रेंज आप ऑक्युपाई कर रहे हैं, एक रेंज आप ऑक्युपाई कर रहे हैं, इसलिए उसका कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइवेट वाला तो कुछ नहीं है, नेटवर्क यस सेटिंग खोलो, वहां जाके टाइप कर दो, हो गया कि तुम्हारा। यस सर। ठीक है, ठीक है, यस सर। Yes, sir. ओके। तो ये आईपी एड्रेस हमारा हर क्लास का दिया गया है। अगर हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सिस्टम लगाना है जो 2 to the power 8 -2 कर दो, तो कितना हो गया, 256 मैंने 254, 254 में मेरा काम हो जाएगा। 254 सिस्टम से ज़्यादा हमको नहीं लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक क्लास सी का जो 192 सीरीज का नंबर 192.168 इस नंबर को यूज करेंगे। सर
सर तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 254 रेंज है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम इन सारे मतलब एक नेटवर्क आईडी के लिए, एक नेटवर्क का अगर आईपी एड्रेस मिल रहा है सर, तो कोई जरूरी नहीं है सर कि सब के लिए जितना भी होस्ट कनेक्ट करेंगे सब के लिए हम आईएसपी लें ही। मतलब प्राइवेट आई मतलब आईपी एड्रेस भी अलॉट किया जा सकता है मैक्सिमम 255 4 कंप्यूटर्स को ना सर। अच्छा ये है, ठीक है सर। हमारे यहाँ कॉलेज में अगर यहाँ तो है वैसे 2-3 इंटरनेट कनेक्शन है, लेकिन हम ऐसा मान ले यहाँ पे टोटल 255 कंप्यूटर है और सारा का सारा 254 कंप्यूटर है और सारा का सारा लैन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एक आईएसपी से एक कनेक्शन हमने लिया, एक कनेक्शन लिया और इसको सारे 254 कंप्यूटर में हम लोग ने शेयर करा लिया। तो ये 254 कंप्यूटर जो है वो मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस एड्रेस से वाला है, कनेक्टेड होगा। ठीक है। यस हमको अगर हमको चाहिए कि हमको 4 सिस्टम चाहिए, 10 सिस्टम चाहिए, 20 सिस्टम चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हम अपने राउटर के अंदर एक डीएचसीपी इनबिल्ट है, तो उस डीएचसीपी को हम देंगे रेंज, इस रेंज का हमको आईपी एड्रेस देना है, ठीक है। अगर मान लो हम बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बीएचयू जैसे हैं या फिर बड़ा है और वहाँ पे 2 दी पावर 16 65,000 वाला जो रेंज है उतना कंप्यूटर हमको लगाना है और सबको एक ही नेटवर्क में रखना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमको, क्लास बी का नेटवर्क लेना पड़ेगा, क्लास बी का प्राइवेट आईपी लेना पड़ेगा हमको। तो 172.16 वाला सीरीज लेंगे हम, ठीक है, 116 से लेके 21 तक का। अगर मान लो बहुत बड़ा है, 255 से ज़्यादा है और क्लास सी लेना चाहते हो, तो तुमको 2 अलग अलग नेटवर्क बनाना पड़ेगा, 2 अलग अलग नेटवर्क बनाना पड़ेगा। एक नेटवर्क होगा 192.168, तो एक इधर वाला 0 पॉइंट यहाँ रखोगे 0, 0.1 0.2 0.3 ऐसे चलेगा, फिर 1.0 1.2 1.1 ऐसे करके चलाओगे। समझ में आया बात? क्लियर हुआ ये बात? यस सर। ओके। अब देखो, अब हम लोग बात किए थे सबनेट मास्क का, और फिर बता देते हैं। सबनेट मास्क जो है वो इस तरह का मास्क है, जैसे हम लोग ये मास्क पहनते हैं, ये मास्क वही मास्क है। इस मास्क में कहाँ तक क्लियर है, कहाँ तक कवर्ड है, कहाँ तक क्लियर है, कहाँ तक कवर्ड है, ये बात है, ठीक है। तो अगर हम 255 अगर 255 कहते हैं, तो ये वाला जितना 255 है वो सारा का सारा क्लियर है, जो 0 है वो मास्क है, ठीक है। वैसा समझो, इसको ऐसे समझाते हैं तुम लोग। मतलब ये हमारा सबनेट मास्क है, हम कैसे दे रहे हैं, 255 दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये कहना था कि जब हम 255 दे रहे हैं, तो यहाँ इस कोई एक एड्रेस ले लें हम, मान लो ये एड्रेस है, ये वाला एड्रेस है, ठीक है। तो और ये है हमारा क्लास ए का एड्रेस है। तो हम एक काम करेंगे, हम क्लास ए के लिए एक शेप बनाते हैं, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा, ठीक है। 255 वाला जो था उसको हम उसका चेहरा ढक दिए, मास्क लगा दिए, उसमें उसका नया मास्क लगा दिए। अब हमको क्लास ए के लिए मास्क था, तो 255 00 था, तो 255 मतलब पहला ऑक्टेट में मास्क लगा दिए, बाकी 3 ऑक्टेट इसमें खाली है। अब हमको कोई एड्रेस मिलेगा, तो क्या करेंगे कि सीधे इस मास्क को उठा के ऐसे रख देंगे, ये मास्क को उठा के सीधे ऐसे रख देंगे, तो क्या होगा मेरा, ये हमको मेरा जो आईपी एड्रेस है वो छुप जाएगा और हमको वो मिल जाएगा।
सॉरी हम उल्टा कर दिए। नेटवर्क आईडी। हमको 00 के लिए ब्लैक करना था, हमको नेटवर्क आईडी चाहिए था, नेटवर्क आईडी चाहिए था। तो ऐसे कर लो कि हम दो 255 वालों को ब्लैंक रखेंगे और 00 वालों को ब्लैक कर दिए। ठीक है, अब हमको ये समझाने के लिए बोल रहे हैं कि ऐसे इसको उठाना है और इसको तोप देना है। 00 वाला को हम ढक देंगे तो क्या बचेगा? 11 55 वाला। इसीलिए इसको बोलते हैं सबनेट मास्क, इसीलिए इसको बोलते हैं सबनेट मास्क। ठीक है सर, आईपी एड्रेस देख के तो पता चल जाएगा ना सर कि वो कौन सा नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है? इसको हम लोग को हाँ, मतलब हम लोग को पता चल जाएगा। हम लोग को 2+2 देख के पता चल जाता है कि 4 होगा, लेकिन कंप्यूटर को उसको एलयू में भेजना पड़ता है और उसको अर्थमेटिक ऑपरेट वो एडर से जोड़ना पड़ता है। तो बहुत अच्छी चीज है कि हम लोग देख के सहज ज्ञान से समझ जाते हैं। सर लेकिन मतलब अगर ये मशीन को बोलोगे तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए है सर, हाँ मशीन कॉन्फ़िगरेशन के लिए है सर। हाँ, तो मशीन जब तक उसको कुछ एल्गोरिथम यूज करके उसको फाइंड आउट नहीं करेगा तब तक वो कैसे समझेगा। यस सर, यस सर। तो ये हमारा सबनेट मास्क है और ये मेरा आईपी एड्रेस है। और काम ये करना है कि हम पहला 0 है तो क्लास ए, अगर दूसरा बिट 0 है तो क्लास बी, तीसरा बिट 0 है तो क्लास सी। ये तरीका था। इस तरीका से हमको पता चल जाएगा कोई भी कि कौन सा क्लास का आईपी एड्रेस है, और जिस क्लास का आईपी एड्रेस होगा उसके हिसाब से हम इस टेबल से हम सबनेट मास्क डिसाइड कर लेंगे। और जब सबनेट मास्क डिसाइड कर लेंगे तो कुछ करना नहीं है, बाइनरी में आईपी एड्रेस लिखना है और सबनेट मास्क लिखना है और लॉजिकल एंड ऑपरेशन एंड कर देना है। ठीक है, जो लॉजिकल एंड है वो काम कर देना है। तो उससे क्या होगा कि यहाँ सारा 0 था, ये सारा 0 था, सब मास्क हो गया। यस सर। प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी। देखो, एक पता जो होता है वो सरकारी पता होता है, एक सरकारी पता होता है और एक पता मेरा अपना होता है, एक पता मेरा अपना होता है। मान लो कि हमारे यहाँ एक बड़ा सा घर है और उसमें 4 परिवार रहते हैं, 4 परिवार रहते हैं। तो सरकार की तरफ से जो पता दिया गया वो पता दिया गया रोड नंबर, मकान नंबर और ये दिया गया हाउस नंबर, ये दिया गया। ठीक है विकास, सुना ध्यान से, ये दिया गया। अब इसमें हम अगर लिख दें ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3, ब्लॉक नंबर 4, ये 4 मकान का हमने ब्लॉक अलग से बना दिया। ठीक है, अगर रजिस्ट्री ऑफिस में जाओगे या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाओगे तो उसको B1, B2, B3, B4 ब्लॉक के बारे में आइडिया नहीं है, वह सिर्फ उस हाउस नंबर, कॉलोनी और इसके बारे में पता है। ये ब्लॉक नंबर कहाँ से आया, वो हम बनाए कि बाहर से लेटर आएगा, वो फ्लिपकार्ट वाला आएगा, दोपहर में सब लोग सीधा रहेगा तो पार्सल उसका रहेगा, उसका नॉक करेगा। ठीक है, तो गड़बड़ होगा। तो हम इसलिए बोल दिए कि भाई ऐसा कीजिए कि आप लिखिए नाम, है ना, विनायक गुप्ता, ब्लॉक B1, पटना सिटी, और ये एरिया। हाँ, और गौरव का लिखना है तो लिख दीजिए गौरव कुमार, ब्लॉक B2। तो जब आएगा आप कुरियर तो B1 ब्लॉक में जाएगा, B2 ब्लॉक में जाएगा। समझ में आ रहा है बात? यस सर। यस सर। ये मेरा अपना एड्रेसिंग है, ये मेरा अपना पता है। हम जो अपने, अगर मान लो सिंगल हम ही रहते हैं, कोई और आता नहीं है, तो कोई पता का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं तो सबको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? चिट्ठी इसका उसके यहाँ चले जाए, पार्सल इसका उसके यहाँ चले जाए, तो एक अंदर प्राइवेट लेवल पे हमको एक एड्रेसिंग करना है। ठीक है, ये जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं उनको भली भांति पता है कि उनका अपार्टमेंट का, छोटा अपार्टमेंट है तो सिर्फ फ्लैट नंबर से हो जाता है। अगर बड़ा अपार्टमेंट है और बहुत सारे टावर्स हैं, जैसे मेट्रोज में जनरली देखने को मिलता है, तो टावर का भी नंबरिंग होता है, टावर 1, टावर 2, टावर 3, टावर 4, और हर टावर में 6 फ्लोर। ठीक, 101, 102 से लेके 601, 602 लास्ट तक 6 फ्लोर तक। तो ये ब्लॉक्स उसमें भी होते हैं सर? सर उसमें भी ब्लॉक रहता है? ब्लॉक रहता है, टावर रहता है, सब रहता है। ठीक है, अब
हम अब कंप्यूटर का बात करते हैं। कंप्यूटर हम जब खरीद कर लाए तो हमको सी ड्राइव और डी ड्राइव दो एड्रेसिंग मिला था। इसके हिसाब से हम जो फाइल बनाएंगे वो या तो सी ड्राइव में रखेंगे तो डी ड्राइव में रखेंगे। ठीक, चलो अब हमको बहुत सारा फाइल रखना है, सब सी ड्राइव में रख दें, सब डी ड्राइव में रख दें तो गड़बड़ हो गया। तो इंटरनली प्राइवेट लेवल पे हम सिर्फ अपने सिस्टम के लिए कुछ एड्रेसिंग मोड बनाना शुरू किए, अलग अलग फोल्डर, उसके अंदर सब फोल्डर, उसके अंदर फिर सब फोल्डर, सब फाइल। ठीक है, ये हमको कंपनी बना के नहीं दिया था, ये हमने अपने लेवल से अपने सामान को कहीं अरेंज करके रखना है इसलिए। ठीक है, हम कंप्यूटर नेटवर्क का पीपीटी कहाँ रख देंगे, अब मान लो फॉक्सो का भी रख देंगे, कंप्यूटर नेटवर्क रख देंगे और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक हम तो खोजते रह जाएंगे। तो हम लोग ने क्या किया, अलग अलग फोल्डर बना लिया, कंप्यूटर नेटवर्क का अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग, सॉफ्टवेयर का अलग, सबका बना के सबका अलग अलग जितना पावर स्लाइड है सबके अंदर रख दिया। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है जो हम अपने कंप्यूटर के लिए, अपने घर के लिए, अपने अपार्टमेंट के लिए जो हम बना रहे हैं, वो बाहर की दुनिया के लिए वो एड्रेसेबल नहीं है, बाहर की दुनिया के लिए एड्रेसेबल नहीं है। जब पोस्टमैन जब लेके मेरे कैंपस में पहुंचेगा और यहाँ पहुंचने के बाद पूछेगा कि ब्लॉक B1 कहाँ है, तब उसको पता चलेगा, तब उसको पता चलेगा। पोस्ट ऑफिस में कोई पूछेगा कि फलाना अपार्टमेंट में ब्लॉक B1 कहाँ है, तो किसी को नहीं पता है। ठीक है, एक एड्रेस जो पोस्ट ऑफिस में है वो सरकारी एड्रेस है, सरकार की तरफ दिया गया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उसको एड्रेस करता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर का जितना एड्रेसिंग है, ठीक है, हम लोग घर के अंदर नहीं बोलते हैं बड़ा वाला रूम, छोटा वाला रूम, कोना वाला रूम, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं विकास? Yes, sir. Yes, sir. तो बोलेंगे कि वो पापा वाला रूम, वो स्टडी रूम, उधर कोना वाला रूम। तो ये क्या है, हम सारे रूम्स को अपने लेवल से एड्रेस कर रहे हैं, अपने लेवल से एड्रेस कर रहे हैं। हम तुमको बोलेंगे कोना वाला रूम, तुम थोड़ी समझोगे जब तक तुम मेरे घर में आओगे नहीं। तो वो प्राइवेट जो आईपी एड्रेस है वो हमारे नेटवर्क के अंदर का है, नेटवर्क के अंदर का है, ताकि हम कुछ सिस्टम को कुछ तो नाम दें। अगर सिस्टम नेटवर्क में आएगा, ये भी डेटा सेंड करेगा, डेटा रिसीव करेगा, इसका कोई नाम ही नहीं होगा, तो ये क्या बोल के डेटा मांगेगा? यूट्यूब से गाना सुनना है, क्या बोलेगा कि हमको गाना भेजिए, तो आप कौन? तो हमारा तो नाम ही नहीं है, तो अपना नाम नहीं तो हम क्या नाम से भेजेंगे आपको? तो आपके पास आइडेंटिटी एक चाहिए, आपको आइडेंटिटी चाहिए, और आप पब्लिक लीजिएगा तो पैसा लगेगा, प्राइवेट फ्री है, प्राइवेट फ्री है, और प्राइवेट आईपी से भी आपका काम हो जाएगा यूट्यूब वाला, क्योंकि आपका जितना रिक्वेस्ट है वो सारा का सारा फाइनली नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जब होगा तो वो वही पब्लिक आईपी जाएगा। ठीक है, यस और नो बोलो, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो यहाँ से हमको पता चल गया नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी जब हमको पता चल जाएगा तो हमको अब इस नेटवर्क, यही नेटवर्क है हमारा जिसको अपार्टमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, ये अपार्टमेंट में पहुंचेंगे, अपार्टमेंट में पहुंचेंगे और वहां जाके फिर इंटर डोमेन राउटिंग होगा, इंट्रा डोमेन तो यहाँ कर लिए। ठीक है, इसी सबनेट मास्क को हम लोग यूज करके हम एक सबनेटिंग भी कर सकते हैं। सबनेटिंग मतलब एक बड़ा सा नेटवर्क है, उसको हम लोग को छोटा छोटा नेटवर्क में बांट देंगे, और बगैर आईएसपी का सहारा लिए हुए, बगैर आईएसपी का सहारा लिए हुए। जैसे मान लो कि कॉलेज है, उस कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, फिजिक्स डिपार्टमेंट है और मैथ डिपार्टमेंट है। ठीक है, सब मिला के 150 या 200 कंप्यूटर लगा हुआ है, और हम एक आईपी एड्रेस लिए हैं, एक आईपी एड्रेस लिए हैं। ठीक है, और हमको हम मिल गया हमको। अब हमको एक नेटवर्क हम बना रहे हैं, और तो हमको 150-200 कंप्यूटर हैंडल करने में थोड़ा परेशानी हो रही थी। तो हम तो क्या इसी में छोटा छोटा 3 नेटवर्क बना सकते हैं क्या? इसी में छोटा छोटा 3 नेटवर्क हम बना सकते हैं क्या? तो हम मान लो हम ये लेते हैं कि हम एक प्राइवेट आईपी लेके समझ रहे हैं 192.168.113.123, ये लिए आईपी एड्रेस। अब हमको इस आईपी एड्रेस में मान लो कि हम एक ऑक्टेट बच रहा है, एक ऑक्टेट मतलब 8 बिट का बात करें तो हम 254 कंप्यूटर इससे एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, 256 - 2 254 कर सकते हैं।
तो हम 150 कंप्यूटर आराम से कर सकते हैं, 150 200 भी कर सकते हैं, 254 तक कर सकते हैं। लेकिन एक ही नेटवर्क में सब रहे, फॉर द सिक्योरिटी रीजन ऑल्सो हम चाहते हैं कि 3 अलग अलग सब नेटवर्क हम बनाएं। सब नेटवर्क बनाने का मतलब है सबनेटिंग, सबनेटिंग, ठीक है। तो हमको करना क्या होगा कि हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि मान लो हम 50-50 कंप्यूटर का 3 छोटा छोटा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, सबनेट बनाना चाहते हैं 50 कंप्यूटर का, तो 50 कंप्यूटर को एड्रेस करने के लिए कितना होस्ट आईडी चाहिए तुमको? 50 होस्ट आईडी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 6 बिट में 6 बिट में हम 64 होस्ट को हम एड्रेस कर सकते हैं 6 बिट में। तो 6 बिट अगर मान लो ये 3 तो फिक्स था, ये वाला था हमको होस्ट के लिए, और 8 बिट में से हमको 6 ही बिट चाहिए, हमको 6 बिट चाहिए, तो बाकी बचा 2 बिट। तो बाकी 2 बिट को सब नेट को मार्क करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, उसको एड्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा मेन नेटवर्क, गेटवे जो यहाँ लगा रहेगा यहीं लगा रहेगा। इसके अलावा हमारा 0 1 0 0 1 0 0 1 और 1 1, ये 4 64 64 64 64 का हमका 4 सबनेट बन गया, ठीक है। ये हमको ऐसा बन गया, ओके। इसको हम दिखाएंगे कैसे? इसको हम ये दिखाते हैं कि हम आईपी एड्रेस लिखते हैं इसका, आईपी एड्रेस लिखने के बाद हम स्लैश लगा के, हाँ बोलो मुस्कान। सर नेक्स्ट वो प्रीवियस स्लाइड पे सर जाइए सर। यहाँ पे वो जो सर 2 बिट एक्स्ट्रा वो कैसे लिए सर? तो देखो नीचे, रिमेंबर दैट द फर्स्ट एंड द लास्ट एड्रेस इन एनी नेटवर्क और सबनेट कांट बी असाइंड टू एनी इंडिविजुअल होस्ट। ये 2 नंबर जो है ना, किसी रेंज का पहला नंबर और किसी उसी रेंज का सबसे लास्ट वाला, ये 2 हम किसी होस्ट को अलॉट नहीं करते हैं। कारण क्या है कि पहला वाला जो नंबर होता है वो लूप बैक होता है, लूप बैक, और लास्ट वाला जो होता है ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट, यस सर। वो फिक्स है, इसीलिए वो किसी होस्ट को नहीं दिया जा सकता। हर ऑक्टेट का सर। ठीक है, किसी नेटवर्क का। सर ये जो ब्रॉडकास्ट और लूप बैक वाली बात है वो सभी क्लासेस में मतलब यूज होता है? सबका, सब क्लास। ओके सर। मान लो तुम नेटवर्क आईडी दे दिए, ठीक है। अब होस्ट आईडी में हमको लिखना है 2 ऑक्टेट है, तो पहला ऑक्टेट 0, दूसरा ऑक्टेट 1, फिर 2, फिर 3, यहाँ तक से ये जाएगा 255 तक, फिर ये भी आएगा 1 2 3 4 आएगा। तो पहला वाला जो 1 होगा वो और 255, वो दोनों हम किसी होस्ट को नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो 0 से ना स्टार्ट होगा, 0 से 255, तो 0 और 255 में नहीं देंगे सर। वो जो है वो तो हमारा होस्ट आईडी है ही नहीं ना, वो तो नेटवर्क आईडी में है। यस सर। वो तो नेटवर्क आईडी है, तो वो तो ऐसे ही यूजलेस हो गया हमारे लिए। 10.0.0.0 अगर हम बोलेंगे नेटवर्क तो हमारा नेटवर्क आईडी है, होस्ट आईडी तो 0 है, मतलब होस्ट को हम रिकॉग्नाइज कर ही नहीं रहे हैं। होस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए होस्ट का बिट ऑन करना पड़ेगा ना, तो 1 से ना स्टार्ट होगा सर। 1 से स्टार्ट होगा ना सर। 1 से स्टार्ट होगा, और 1 वाला हम किसी होस्ट को देंगे नहीं, वो रिजर्व है लूप बैक के लिए। तो हम कौन सा देंगे? 2 से शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे तो कहाँ तक जाएंगे? 254 तक जाएंगे, इसीलिए हम लोग -2 कर लेते हैं। 1 वाला लूप बैक के लिए रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम सबनेटिंग कर लेंगे। हमको कितना सिस्टम है मेरा टोटल, और हमको कितना नेटवर्क में बांटना है, ये सारा का सारा बहुत सिंक्रोनाइज वे में रहेगा। हम अगर 2 बिट हम ले रहे हैं तो हमको पता है कि 4 सबनेटिंग कर सकते हैं, और हर नेटिंग में मैक्सिमम 64 कंप्यूटर ही रख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का लिमिटेशन है सबनेटिंग में। इसके बाद स्टैटिक एंड डायनामिक का भी, इसमें भी किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। पक्का? यस सर। गुड। इसके बाद DHCP हमारा जो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, ये हमारा ISP के पास भी होगा, ये ISP के पास भी होगा, और ये हमारा जो राउटर है, हमारा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है, उस पर भी कॉन्फ़िगर होता है, उस पर भी कॉन्फ़िगर होता है। हम किसी सिस्टम से लॉगिन करके इस नेटवर्क का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे का IP होगा, जनरली 01 ही होता है,
अगर हम 192.168.0.1 लिखेंगे तो जो डिफॉल्ट गेटवे है उसके साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे, और हम यूजर में पासवर्ड अगर दें तो हम उसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे गेटवे के अंदर, और जो कॉन्फ़िगरेशन करना है वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग करना है, डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना है, या तो कुछ भी जो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होता है उस सारा का सारा हम वहाँ कर सकते हैं। ओके, और डीएचसीपी आईएसपी के पास भी होगा। हम जैसे नेटवर्क कनेक्शन में आए तो हमको एक पब्लिक आईपी चाहिए, पब्लिक आईपी चाहिए, और वो पब्लिक आईपी हमको कौन देगा? आईएसपी देगा। तो आईएसपी के पास भी एक डीएचसीपी सर्वर होगा। ठीक है, ये है हमारा डीएचसीपी सर्वर, ये हमारा पीसी है। तो डीएचसीपी सर्वर है क्या? हमको सिर्फ पैकेट स्विचिंग के लिए हमको आईपी एड्रेस चाहिए, वो आईपी एड्रेस हमको प्रोवाइड करता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इट इज यूज्ड टू डायनेमिकली असाइन आईपी एड्रेस, डिफॉल्ट गेटवे, मास्क, डीएनएस मास्क, सबनेट मास्क एंड डीएनएस सर्वर। ये सारा का सारा हमको प्रोवाइड कराता है डीएचसीपी। डीएचसीपी सर्वर automatically assign IP address to various devices in the network. This in turn reduce work of network administrator to manually assign IP address to various devices. देखो यहाँ पे हम लोग IP एड्रेस से तो बात कर लिए, डिफॉल्ट गेटवे भी पता चल गया हमको, ताकि हम जो डेटा भेजेंगे सिस्टम से, प्राइवेट आईपी वाला जो डेटा जाएगा, तो हम सबसे पहले किसको भेजेंगे? अपने गेटवे पे सर, इंटरफेस जहाँ पे है मेरा, इंटरफेस से भेजेंगे। ठीक है, उसका मैक एड्रेस हमको रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि डेटा लिख दिया नेक्स्ट हॉप पे भेजेगा, तो मेरे सिस्टम से नेक्स्ट हॉप कौन होगा? मेरा राउटर सर, राउटर, वो जो डिफॉल्ट गेटवे है, फर्स्ट राउटर। तो उसका मैक एड्रेस रिजॉल्व करेंगे उसका आईपी एड्रेस से 0.1 से आरएआर प्रोटोकॉल, जो एआरपी प्रोटोकॉल से उसको रिजॉल्व करेंगे और वहां भेज देंगे। ठीक, ये तो काम हो गया। तो हमको डिफॉल्ट गेटवे भी चाहिए, डीएनएस सबनेट मास्क भी चाहिए। सबनेट मास्क होगा मेरे पास, तब हम ये डिसाइड, मेरा कंप्यूटर डिसाइड कर पाएगा कि हमको जो सिस्टम मिला है उसमें नेटवर्क कौन है और होस्ट कौन है। और डीएनएस सर्वर भी चाहिए, इसीलिए कि जब हम किसी भी साइट का नाम लिखते हैं, डोमेन वाला साइट का नाम, तो वो नाम कन्वर्ट कौन करेगा? आईपी एड्रेस में। सारा का सारा मशीन जो आईपी एड्रेस से रिकॉग्नाइजेबल है, सारा मशीन आईपी एड्रेस से रिकॉग्नाइज हो रहा है, तो हमको कौन सा वो मशीन है जहाँ पे google.com का, flipkart.com का, अमेजन का इसका आईपी एड्रेस रखा हुआ है। ये बात भी मेरे सिस्टम को पता होना चाहिए, ताकि जैसे ही तुम google.com लिखोगे वो सीधे डीएनएस से google.com का आईपी एड्रेस लेके आएगा, तब वहाँ पे ट्रैफिक भेजेगा। ठीक है, हम डीएनएस के बारे में देखेंगे अभी। ये है मेरा डीएचसीपी सर्वर, और जैसे ही सिस्टम ऑन होगा डीएचसीपी सर्वर से उसको एक आईपी एड्रेस मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर हम अपने सिस्टम में, मेरे सिस्टम में ऑप्शन होता है कि हम अपने सिस्टम में जाके हम अगर कोई हम कुछ आईपी एड्रेस हम अपनी तरफ से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक दिन हम तुमको दिखाना चाहेंगे। और तुमको तो स्क्रीन शेयर नहीं है, देखेगा? नो सर। नो सर। एक बार स्क्रीन शेयर करने दो मुझे। ठीक है, ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, ये कनेक्टेड है। इसमें कुछ भी करेंगे तो हम लोग डिस्कनेक्ट कर देगा हमको। तो कोई और वाला कनेक्टेड ले लेते हैं जो नॉट कनेक्टेड है, इसको लेते हैं। देखो ये आईपी एड्रेस है, सबनेट मास्क है यहाँ पे। ठीक है, ये सबनेट मास्क है, और मान लो ये हम लिखे ऑप्टेन आईपी एड्रेस
ऑटोमेटिकली तब इसको क्लिक करेंगे। जब इसको क्लिक करेंगे तो हमको DHCP से मिलेगा। और हम लिखते हैं यूज द फॉलोइंग IP, और ये लिखते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए लिखते हैं 198.168.0.0 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये IP एड्रेस वैलिड है कि नहीं? नो सर, नेटवर्क एड्रेस है ये तो। नेटवर्क एड्रेस है। अगर मान लो इसको हम लिखते हैं 1, ये भी डिफॉल्ट गेटवे चूंकि कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए यहाँ से अगर कनेक्ट करते हैं तो वो डिफॉल्ट गेटवे हमको मिल जाएगा, हमको वो मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो हम लिखते हैं इसको 198 लिख दिए थे 0.0, ठीक है। अगर हम ये रखते हैं और इसके अलावा हम इसको कम रख लेते हैं, होना तो नहीं चाहिए 255। ये अभी चूंकि ऑन नहीं है, चलिए नहीं तो ये वैसा IP एड्रेस जो भी हम बोल रहे हैं 0.1 और वो 0.255 ये कभी लेगा नहीं। ओके, यहाँ तो समझ में आ गया। यहाँ देखो प्रेफर्ड DNS सर्वर, यहाँ पे DNS सर्वर है। नॉर्मली हम लोग इसको कनेक्ट करके रखते हैं। यहाँ पे जैसे इसको ऊपर वाला करेंगे ये भी ऊपर वाला हो जाएगा, और जब DNS सर्वर भी हमको DHCP से मिलेगा, ठीक है। तो प्रेफर्ड DNS सर्वर यहाँ लिखेंगे, और बाई चांस अगर वो DNS सर्वर हमारा फॉल्टी होता है और मेरा काम नहीं करता है तो हम एक अल्टरनेट DNS सर्वर भी रखेंगे, ठीक है, ताकि हमको ये वाला अगर काम नहीं हुआ तो बैकअप में दूसरा अल्टरनेट रहेगा, इसको कॉन्टेक्ट करेंगे। इससे अगर रिजॉल्व नहीं होता है मेरा IP एड्रेस जो डोमेन नेम है तो हम इस अल्टरनेट से करेंगे, ठीक है। इस तरह से मेरा पूरा का पूरा मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। और मान लो हम लिखते हैं वैलिडेट, देखो द कॉम्बिनेशन ऑफ IP एड्रेस एंड सबनेट मास्क इज इनवैलिड, ऑल ऑफ द बिट्स इन द होस्ट एड्रेस पोर्शन ऑफ द IP एड्रेस आर सेट टू 1, प्लीज इंटर अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ एड्रेस। देखिए ये ऑल 1 का मतलब 255 हम नहीं सेट कर सकते, ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा सर। ब्रॉडकास्ट हो गया। एक और एड्रेस है, इसको भी हम लोग चेक करना चाहेंगे कि ये मान लो 1 रखते हैं लूपबैक, और इसको बोलते हैं वैलिडेट सेटिंग अपॉन एग्जिट, फिर आप करते हैं तो वो ले रहा है 0.1 तो हमारा नेटवर्क ID हो गया। हाँ कोमल बोलो। तो यहाँ पे जो हम लोग IP एड्रेस जो लिख रहे थे सर, मतलब किस पर्पस के लिए था? वो सिस्टम के अलॉटमेंट के लिए था या फिर? ये अभी हम लोग जो IP एड्रेस की बात कर रहे थे पब्लिक और प्राइवेट, उसका था कि जब मान लो हम यहाँ पे जब DHCP से चाहिए होगा हमको, दिखा रहे हैं तुमको, हम ये बोले थे कि हम जरूरी नहीं है कि हमको, ठीक है, ये वाला देखो ये तो नहीं लेना चाहिए, ये नहीं लेगा, ये नहीं लेगा, वो नहीं लेगा, और 0.1। हाँ तो यहाँ 2 रेडियो बटन है। पहला वाला है ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली कहने का मतलब हमको सेट नहीं करना है। अगर हम ये क्लिक करके रखे हैं, जैसे ही ये क्लिक करेंगे और ये क्लिक करेंगे तो हमको IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और जो हमारा DNS सर्वर है, अल्टरनेट DNS सर्वर, अल्टरनेट जरूरी नहीं है कि हमेशा मिले, लेकिन प्रेफर्ड DNS सर्वर में हमको ये 4 आइटम हमको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऑटोमेटिकली कभी कभी ऐसा होता है कि हमको इंटरनेट नहीं चल रहा है मेरा, तो हम लोग क्या करते हैं कि DNS गूगल का जो ओपन DNS है 8.8.8.8 तो उसको यूज कर लेते हैं, तो हमारा फास्ट, मतलब जितना जल्दी मेरा IP एड्रेस रिजॉल्व होगा उतना फास्ट मेरा नेटवर्क एक्सेस होगा, ये तो नो। मान लो हमको लिख रहा है flipkart.com, ये flipkart.com जा रहा है और कहाँ जा रहा है तो DNS सर्वर के पास, वहाँ रिजॉल्व होगा और वहाँ से क्या आएगा IP एड्रेस, और उस IP एड्रेस पे हम डेटा सेंड करेंगे। तो ये रिजॉल्व होने में कम से कम टाइम लगे तो मेरा नेटवर्क एक्सेस फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें समझ में आया? यस।
ठीक है, तो हम लोग इसी बात कर रहे थे, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस, ये चारों हमको डीएचसीपी सर्वर से मिलेगा। ये हमको चारों डीएचसीपी सर्वर से मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? आईपी एड्रेस, अगर हम प्राइवेट नेटवर्क में हैं तो प्राइवेट वाला, नहीं तो आईएसपी देगा तो हमको, ठीक है। तो डिफॉल्ट गेटवे भी वही बताएगा, और डिफॉल्ट गेटवे तो एक्चुअली उसका जो रहेगा वही, डीएनएस मास्क बताएगा, सॉरी सबनेट मास्क बताएगा, और डीएनएस सर्वर भी बताएगा वही। ओके, डीएचसीपी सर्वर ऑटोमेटिकली assign IP address to the various devices in a network. This in turn reduces the work of network administrator to manually assign IP address to various devices. Okay, तो होता क्या है कि कोई भी सिस्टम जब नेटवर्क में कनेक्ट होगा उसके पास कोई आईपी शुरू में नहीं रहेगा, शुरू में कोई आईपी नहीं रहेगा, तब वो कैसे डीएचसीपी से कैसे कांटेक्ट करेगा और अपनी आइडेंटिटी कैसे बताएगा, अपनी आइडेंटिटी कैसे बताएगा? क्यों? क्योंकि उस क्लास का कोई भी आईपी एड्रेस अगर यूज करता है तो वो आईपी एड्रेस किसी न किसी होस्ट का होगा। बड़ा अच्छा आइडिया है कि हर क्लास में हमको हर ब्लॉक में ग्रुप ऑफ एड्रेस में पहला और आखिरी वाला है, तो हमको वो एड्रेस यूज नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, पहला वाला, सबसे पहला वाला 0.0.0.0 जो एड्रेस था, जो कि नॉन राउटेबल एड्रेस था, एक है चारों ऑर्बिट को 255 कर दो, वो जो था एकदम डिफरेंट था। उसी को यूज करके कोई भी सिस्टम डोरा मैसेज भेजेगा। ठीक है, डोरा मैसेज मतलब कि डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो 0000 यहाँ हम अपना सोर्स रखेंगे, ये डेस्टिनेशन रख के भेजेंगे। अगर हमारे नेटवर्क के अंदर में है तब तो वो हमको तुरंत आईपी एड्रेस दे देगा। अगर नेटवर्क के बाहर का है और मेरा पैकेट कोई निकला बाहर और राउटर के पास गया, तो राउटर दिखेगा 0000 और 255, वो राउट नहीं करेगा उस पैकेट को, अगले राउटर को भेज के राउटिंग नहीं लगाएगा उस पर। वो क्या करेगा, वो उस डीएचसीपी सर्वर के पास भेजेगा जिसको आईपी हेल्पर बोला गया है। आईपी हेल्पर एड्रेस, उसका आईपी एड्रेस जो होगा उस राउटर के पास रहता है। तो जैसे ही 255 देखेगा उस पैकेट में, तो डेस्टिनेशन एड्रेस को मॉडिफाई करके उस आईपी हेल्पर का, डीएचसीपी सर्वर का जो आईपी एड्रेस है उसको वहां पे मॉडिफाई कर देगा। तब वो पैकेट जब जाएगा वहां पे, तो वहां से उसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ से एक पैकेट आया, सोर्स में देखो क्या रखे हुए हैं और डेस्टिनेशन में क्या रखे हुए हैं। यहाँ से जब राउटर को मिला, राउटर उसको रिप्लेस कर दिया 14.0.10.1 से यहाँ के। सर GIO/2 क्या है? 0/2 सर, ये राउटर का नाम दिया गया है। ये GIO/1 है, /2 है, अलग अलग राउटर है। ठीक है, तो अब डीएनएस सर्वर की बात करें, फटाफट देख लें हम लोग। डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर। बाइनरी नोटेशन ऑफ आईपी एड्रेस आर इजी फॉर कंप्यूटर्स टू मैनेज। Binary IP address is very difficult for humans to remember. अगर हमको बोला जाए कि हम बाइनरी, तो बहुत मुश्किल है, बाइनरी का बातें छोड़ दो, हमको सिर्फ ये डॉट रिप्रेजेंटेशन वाला नंबर ही हमको याद रखना पड़े, तब हम, आजकल तो फोन नंबर तो याद नहीं रहता है, तो लोगों से कितना लोग को अपना फोन नंबर याद है, दूसरे को छोड़ दो। याद है सर, याद है सर, याद है। 2 4 5 लोग को याद होगा, बाकी को नहीं याद होगा। नंबर याद रहता है। अच्छा, अपना याद रहता है, अच्छी बात है। तो बाइनरी आईपी एड्रेस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस टू रिमेंबर। इवन रिमेंबरिंग डॉट रिप्रेजेंटेशन आईपी एड्रेस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। हम लोग दिन भर में कितना साइट सर्च करते हैं, हम सबका बाइनरी, सबका डॉट रिप्रेजेंटेशन में आईपी एड्रेस याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो इसी के लिए बनाया गया द डोमेन नेम सिस्टम provides translation between symbolic name and IP address. Each computer has a unique name and a built-in table of the name to address translation is kept on a server which is called DNS. और इस सर्वर का IP एड्रेस भी हमको ISP से मिलता है। ठीक है, तो DNS was adopted in 1983. ये देखो 3 लेवल का DNS होगा। हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर ब्राउजर रिक्वेस्ट टू विजिट xyz.com,
ठीक है, ये हमारा कंपनी और लोकल डीएनएस के पास गया, चेक किया और यहाँ से फाइंड नहीं हुआ, इसको रिजॉल्व नहीं हो पाया xyz.com, तो ये ISP डीएनएस के पास गया और यहाँ जाके फाइंड किया और यहाँ मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो हम ये रूट डीएनएस के पास गया, रूट डीएनएस के पास गया और रूट डीएनएस मतलब इसके पास इस सारा डीएनएस डीएनएस आया और इस एड्रेस को उसको दिया गया, ठीक है। और इसमें एक और चीज होता है, उसमें फास्टन करने के लिए यहाँ पे अगर मान लो हम कोई साइट लिखे तो वो साइट इस नेटवर्क में, इस ISP में कोई नहीं यूज किया था, तो हो सकता है कि उसका रिजोल्यूशन इसके पास नहीं हो, तो फर्स्ट टाइम उसको जब मिलेगा xyz.com तो वो रूट से उसको रिजॉल्व करके लेके आएगा और रिजॉल्व करके लेके आने के बाद अपने पास उसको अपडेट कर लेगा, उसके पास अपडेट कर लेगा तो नेक्स्ट टाइम हम जब करेंगे तो हमको यहीं से मिल जाएगा, रूट के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो जब xyz.com जब फाइनली रूट डीएनएस से जब रिजॉल्व हुआ तो उसको IP एड्रेस कुछ ऐसा मिला 202.59.60.179, ओके। जब ये एड्रेस इसको मिल गया और इसी एड्रेस को 202, 59, 60 और 179 इसी को रिक्वेस्ट करने वाला था, तो हमको जब उसका IP एड्रेस मिल गया तो अब हम रिक्वेस्ट कर पाएंगे, xyz.com से हम नहीं कर पाते। यही मेरा डोमेन नेम सिस्टम का सर्वर, समझ में आया सबको? यस सर। अगर डोमेन नेम सर्वर मेरा खराब हो जाए, बैठ जाए और सारा नेटवर्क दुगनी स्पीड से चल रहा हो तब भी हम नहीं कर पाएंगे इंटरनेट सर्व। हाँ, तब कर पाएंगे जब हमको IP एड्रेस याद हो किसी का। ओके, तो ये कुछ ऐसा होता है डीएनएस टेबल। डोमेन नेम है www.google.co.uk, उसका IP एड्रेस, ये हमारा डोमेन नेम है और ये हमारा IP एड्रेस है, ठीक है। ये तो हम जब भी करेंगे तो हमको मान लो हम bbc.co.uk किए तो हमको ये IP एड्रेस रिटर्न होगा और इस पर हम कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस डोमेन नेम को ध्यान से देखो, गूगल, BBC, MSN, ये सारा का सारा जो है वो कंप्यूटर का नाम है, और उसके आगे जो लिखा गया है ये डोमेन है, और एक नंबर का, एक कंप्यूटर का नाम उसके साथ जो डोमेन है वो यूनिक होगा, जो हमेशा यूनिक रहता है। और ये जो डोमेन मिलता है इसके लिए पैसा लगता है और आपको इसको लेना पड़ता है और यूनिक होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो तुमको अपने लिए कोई वेबसाइट बनाना है और तुम चाहते हो कॉम डोमेन लेना और तुम अपने नाम के साथ manish.com ऐसा चाहते हो, तुमको देखना पड़ेगा manish.com ऑलरेडी कोई लिए हुए है कि नहीं, ठीक है। तब तुम manish.com के लिए करोगे और वो manish.com जो बनेगा वो किसी न किसी साइट पे, मतलब किसी न किसी सर्वर पे तुम उसको डिप्लॉय करोगे, तब हमारा जो डीएनएस सर्वर है, ये डीएनएस सर्वर यहाँ पे www.manish.com का IP एड्रेस भी दिखाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे साइट हमारा बनता जाएगा वैसे वैसे डीएनएस सर्वर हमारा अपडेट भी होता जाएगा। यस विकास? स्टार्टिंग में www लगाना जरूरी है सब में, www या HTTP हम लगाते हैं हमको ये बताने के लिए, तुम ऐसे नहीं भी लगाओगे और टाइप करोगे तो अपने आप www या HTTP ले लेगा, उसके लिए तुमको परेशान नहीं होना है, ठीक है। यस सर। यहाँ तक हो गया। अच्छा, तो ये जो डोमेन की बात कर रहे हैं, देखो ये कुछ डोमेन है, कॉम कमर्शियल के लिए है, EDU एजुकेशनल के लिए, गॉव गवर्नमेंट के लिए, MIL दैट इज फॉर मिलिट्री, NAT नेटवर्क, ORG ऑर्गेनाइजेशन, ARPA अभी भी है इसका, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और कंट्री में CU के साथ co.in, co.uk, co.ua ऐसा। तो ये सारा का सारा हमारा मेन डोमेन नेम है, जिसके साथ आपको अपना नेम जोड़ना होगा और तब जाके एक आपका कंप्लीट डोमेन नेम बनेगा, ओके। इसके बाद था क्लासलेस एड्रेसिंग। क्लासलेस एड्रेसिंग में अब देखो,
वाला एड्रेस में क्या प्रॉब्लम था। पहले हम लोग ऐसे बात कर लें कि हम मान लो हम जाते हैं और हम बोलते हैं कि क्लास सी का एक हमको एड्रेस दीजिए। हाँ विकास बोलो। तो मिनिमम एक डोमेन यानी परचेज करने में कितना लगता है? देखो डोमेन का जो है अलग अलग है। जैसे मान लो हम बात करते हैं कि हमको .com चाहिए तो थोड़ा महंगा मिलेगा, .org थोड़ा सस्ता मिलेगा, .in मिलेगा तो थोड़ा और कम में मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसमें से सबसे महंगा ये .com जो होता है थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि जितना भी कमर्शियल साइट्स है उसका यूज करना चाहेगा। edu बहुत सस्ता होता है क्योंकि ये एजुकेशनल संस्थान के लिए है, edu वो थोड़ा सस्ता होगा। ठीक है, और जो नेट है ORG है ये सब बहुत सस्ता होता है। co.in कंट्री का लोगे तो और कम पैसा लगेगा, सबका अलग अलग है। और इतना ही नहीं जिसके थ्रू तुम लोगे, तुम जिसके थ्रू ले रहे हो उसके साथ भी है कि कभी कभी कुछ सेल चलता रहता है। कभी कभी ऐड आएगा तुमको कि जो नेट वाला जो है डोमेन 599 रुपये में 1 साल के लिए, यस 255 के लिए 1 साल के, ऐसा आता रहता है। तो इसके लिए कोई फिक्स रेट नहीं है बाबू। ठीक है, बहुत कम में भी मिलता है, बहुत ज़्यादा भी मिलता है। और हम लोग को सिर्फ वेबसाइट से मतलब है, तो कॉम क्यों लेंगे, कुछ और क्यों नहीं लेंगे, कॉम पे पैसा ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो क्लासफुल में क्या प्रॉब्लम था कि क्लासफुल में अगर हमको क्लासिक का हमको एक मिलता है नेटवर्क, तो हम उसके अंदर 254 कंप्यूटर लगा सकते हैं। मान लो कि हम आईपी एड्रेसिंग का काम, हम आईएसपी का काम करना चाहते हैं ऐसे समझो, और हम बोलते हैं अपने ऊपर RIR से कि हमको एक क्लास सी का एक आईपी चाहिए। तो क्लास सी का एक आईपी मिल गया हमको, क्लास सी का एक आईपी मिल गया। अब हम कितने लोग को हम दे सकते हैं, 254 लोग को हम इंटरनेट दे सकते हैं। अगर 254 से ज्यादा देना होगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, एक एक और आईपी और नेटवर्क मांगना आईडी पड़ेगा, लेना पड़ेगा सर। एक आईपी और लेना पड़ेगा। अब 2 नेटवर्क हमको मैनेज करना पड़ेगा, 2 अलग अलग नेटवर्क मैनेज करना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम क्या है कि IPv4 जो था, सॉरी क्लास फुल जो था, इतना रिजिड उसका स्ट्रक्चर था कि क्लास सी में कहाँ मात्र 254, एक क्लास ऊपर बड़ो क्लास बी कहाँ 65,000, दोनों के बीच का कहीं कोई बात नहीं था। ओके, तो एकदम मुश्किल था कि क्लास बी का अगर कोई ले रहा है, तो 65,000 होस्ट उसके पास होंगे, जरूरी तो नहीं है, जरूरी नहीं है कि 65,000 हो सकता है 60,000 हो सकता है 50,000 हो। और उतना 50,000 पूरा करने के लिए वो कितना आईपी लेता है क्लास सी का, उससे अच्छा है कि वो क्लास बी का एक आईपी ले लिया, 10-20 हजार आईपी अनयूज्ड है, बर्बाद हो रहा है तो हो। ठीक है, तो क्लासफुल वाला जो आइडिया था उसमें बहुत सारा आईपी एड्रेस हमारा अनयूज रह जाता था, बर्बाद हो जाता था। ठीक है, the classful addressing structure is very rigid and hence lead to wastage of the address. It assigns a fixed size block of address to the customer. For example, in class C, there will be only 255 host address, and customer needs more than that. Then only possibility is to assign class B address where total host is 65,525, which is too large than 255. Okay, there are no host number in the between. There are host number in between. ये कुछ वैसा है कि तुम वहाँ पे जाओगे, दिल्ली NCR या उस साइड कहीं भी, या फिर कंकड़बाग में बहुत जगह ऐसा है जो कोऑपरेटिव बना हुआ है और हर जमीन का साइज फिक्स कर दिया गया है। तो 3 कट्ठा का प्लॉट है, यही सबको बिकेगा। अगर किसी को 1 कट्ठा चाहिए, आधा कट्ठा चाहिए तो नहीं ले सकता, पूरा लेना पड़ेगा 3 कट्ठा। तो वैसे ही हमारा क्लासफुल भी था, आपको पूरा लेना पड़ेगा। In 1996, a new architecture was introduced for the distribution of address, namely classless addressing. The classless IPv4 addressing does not divide the address space into the classes. It provides a variable length of blocks which have a range of address according to the need of users, which prevent the wastage of the address. हमको एक एड्रेस चाहिए, हमको 2 होस्ट के लिए चाहिए, हमको 4 होस्ट के लिए चाहिए, आपको जितना चाहिए सब मिलेगा। अब पहली वाली बात नहीं है, ये आपको
कम से कम 254 होस्ट लगाना पड़ेगा, नहीं तो आईपी बर्बाद होगा। वैसा नहीं है। वन कैन रिक्वेस्ट फॉर अ ब्लॉक ऑफ एड्रेस विच इज अ पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो 2 दी पावर 0 1, 2 दी पावर 1 2, 2 दी पावर 2 4। तो ये हम ऐसा हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हमको ये मिलेगा। ठीक है। द ब्लॉक ऑफ एड्रेस असाइन मस्ट हैव कंटिन्यूअस एड्रेस। हाँ, एक बात बहुत गौर करने वाली है कि अगर हम बोलते हैं कि 2 दी पावर 128, मतलब 2 दी पावर हमको 128 होस्ट चाहिए, तो 128 होस्ट का जो आईपी एड्रेस होगा पहला से लेकर 128वां तक सारा कंटिन्यूअस होगा, सारा कंटिन्यूअस होगा। ऑब्वियस सा बात है कि हमको एक नेटवर्क आईडी मिलेगा, हमको एक नेटवर्क आईडी मिलेगा और हम बोलेंगे 100 कंप्यूटर चाहिए, 100 तो 2 दी पावर नहीं होता है। तो अगर हमको वैसा कंप्यूटर बताते हैं तो हमको बताएगा कि एक नंबर से लेके इतना नंबर तक आपका हो जाएगा, तो सारा कंटिन्यूअस होगा, किसी दूसरे नेटवर्क एड्रेस या नहीं होगा। अब देखो CID जो क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग CIDR बोलते हैं इसको। तो इन CIDR क्लासलेस addressing divide IPv4 into two parts referred as a prefix and suffix. Prefix defines the network ID, whereas suffix defines the host address, the corresponding network. ये देखो हम बता रहे हैं कि n बिट का प्रीफिक्स है, n बिट का प्रीफिक्स है और 32 में से n बिट घटा दो तो वो मेरा सफिक्स हो गया, मतलब होस्ट आईडी हो गया। समझ में आया? हम अगर बता दें तुमको कि हम जो आईपी एड्रेस बता रहे हैं उसमें कितना बिट का होस्ट आईडी है, अगर होस्ट आईडी का बिट बता दें तो 32 में से माइनस करके तुम नेटवर्क आईडी बता दें तो हम उस बिट बता दें तो 32 में से उसको माइनस करके तुम होस्ट आईडी का नंबर ऑफ बिट जान सकते हैं हम लोग। यस सर। तो यही है, इसी को बोलते हैं CIDR नोटेशन, इसी को बोलते हैं CIDR नोटेशन, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग नोटेशन। कैसे होगा? इन क्लासलेस एड्रेसिंग एवरी IPv4 IP एड्रेस कंटेन प्रीफिक्स वैल्यू कॉल्ड CIDR नोटेशन। कुछ ऐसा देखो, मान लीजिए आईपी एड्रेस है 192.0.0.2.0 और यहाँ लिखा हुआ है /18। इस 18 का क्या मतलब? ये हमारा प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स है मतलब नेटवर्क आईडी का हम बिट बता रहे हैं, नेटवर्क आईडी का बिट बता रहे हैं। जोड़ो तो 8, 8, 16, 17, 18, मतलब इधर दोनों का, इधर का पूरा ले ले, इधर का 2 बिट और ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा नेटवर्क आईडी। उसके बाद का जितना है मेरा होस्ट आईडी होगा। 18 is a prefix length. It states that the first 18 bit are the network prefix of the address and 32 minus 18, that is a 14 bit, are the available for specific host address. ठीक है। अगर CIDR नोटेशन की बात करें तो हमको सबनेट मास्क की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सबनेट मास्क की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम एक आईपी एड्रेस कंसीडर करते हैं 128.143.137.144 और सबनेट मास्क हम दिए 255.255.255.0, मतलब कि 8, 8, 16, 8 के 24, 24 बिट नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है। यही ना कहने का मतलब सबनेट मास्क से। तो हम उसी 24 को ऑब्लिक करके यहाँ 24 लगा दिए, काम खत्म। वो मतलब इसी 24 को इसके साथ लगा दिए, पता चल गया कि इस 32 में से पहला 24 बिट जो है वो नेटवर्क के लिए है, बाकी जो बचेगा 32 माइनस 24 8 बिट वो हमारा होस्ट के लिए होगा। यस सर। ठीक है। सबनेट मास्क 255.255.255.0 means 24 bit network ID, so this 24 can be shown by the CIDR notation। इतना ही था। और इसके बाद IPv6 है, हम अगले क्लास में इसको एक बार डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ बढ़ चलेंगे। ठीक है। यस सर। ऐसे बहुत कुछ है नहीं, हम लोग देख भी सकते हैं। IPv6 का इंट्रोडक्शन है, देख ही लेते हैं, खत्म ही कर देते हैं आज। देखो IPv6 आई छूट गया यहाँ पे। IPv6 इंक्रीजेज द एड्रेस साइज टू 128 बिट्स, कहाँ 32 बिट, कहाँ 128 बिट, प्रोवाइडिंग अ नियरली अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एड्रेस। ये एड्रेस नंबर ऑफ एड्रेस है, नंबर ऑफ होस्ट एड्रेस है। ठीक है। दिस प्रोवाइड्स रफली 50 ऑक्टेलियन एड्रेस पर पर्सन। विश्व में जीवित हर आदमी को
इतना एड्रेस ये अलॉट कर सकता है 50 ऑक्टेलियन। ऑक्टेलियन मतलब एन ऑक्टेलियन मीन्स 1 with 27 0, 1 with 27 0। अगर हम IPv6 की बात करें तो हर जीवित इंसान को ये 50 ऑक्टेलियन एड्रेस देगा। इतना बड़ा एड्रेस स्पेस है इसके पास। और अगर मान लो हम एरिया क्षेत्रफल की बात करें तो अर्थ का जो स्क्वायर जो एरिया है 10⁻24 एड्रेस अप्रॉक्स में निकला है। 10⁻24 एड्रेस पर स्क्वायर इंच, 1 इंच बड़ा 1 इंच छोटा, इतना इंच में जितना कंप्यूटर तुम रख सकते हो वो 10⁻24 एड्रेस वहां के लिए रखेगा। ठीक है, इतना ज्यादा है इसका, इसके पास इतना बड़ा एड्रेस डोमेन है। ठीक है, तो और IPv6 इज बैकवर्ड कंपेटेबल विद IPv4। अगर मान लो कोई राउटर है और जो IPv6 पे राउटिंग नहीं कर रहा है, इसके लिए वो IPv4 भी हो जाएगा, बैकवर्ड कंपेटेबल है। ऑक्टेलियन का मतलब बताए ना, एक ऑक्टेलियन का मतलब होता है 101 लिखो और उसके बाद 2700 जीरो 27 जीरो, वो जो संख्या है उसी को बोल रहे हैं ऑक्टेलियन। ठीक है, और उसको गुना कर दो 50 से, 50 पे 7 जीरो 27 जीरो, वो उतना ऑक्टेलियन IP एड्रेस हर जीवित पर्सन के लिए ये दे सकता है। इतना बड़ा एड्रेस स्पेस है इसका। The IPv6 address is represented in hexadecimal notation separated by colon. An example of the IPv6 address would be this one। ठीक है, हेक्सा इसी यूज करते हैं कि अगर बाइनरी यूज करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो each field of hexadecimal digit is of 16 bit with a total of 8 fields. The hexadecimal value of the IPv6 address are not case sensitive। case sensitive नहीं है। IPv6 always use CIDR notation to determine what bits notation are the prefix and the address। ठीक है, तो यहाँ पे IPv6 कैसे यूज करेगा, ये दिया 64 मतलब 16 बिट का एक ब्लॉक है, एक फील्ड है जो हमारा 16 बिट का है, और 64 मतलब 16 चौका 64, वैसा हम 4 ले लिए हम नेटवर्क के लिए। ठीक है, प्रीफिक्स हो गया, इसका मतलब 1 2 3 4 यहाँ तक CC 14 तक हमारा प्रीफिक्स ID हो गया, मतलब नेटवर्क का, और ये हो गया होस्ट के लिए। ठीक है, द ऑब्लिक 64 indicates that the first 64 bit of the address identifies the prefix। ओके, यहीं तक था, यहाँ खत्म हो गया हम लोग का सब कुछ। और छोटा छोटा बहुत चीज मिलेगा जो कवर नहीं किया सकता है, उसके लिए तुमको किताब पढ़ना पड़ेगा। हम जितना हो सका हम हर छोटा छोटा पॉइंट सोच के तुम लोग को बताए। इसके बाद भी अगर कुछ रह जाए तुम्हारे दिमाग में आए तो पूछना है। अक्षय सर PDF भेजिएगा सर। बिल्कुल भेज देते सर। बिल्कुल बिल्कुल सर ये नेटवर्क लेयर प्रिंट हो गया। हाँ, नेटवर्क लेयरिंग हो। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।